हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दुग्ध रसायन या डेयरी केमिस्ट्री। उसमें भी हम पढ़ रहे थे पाश्चुरीकरण। तो पाश्चुरीकरण क्या है? एक निश्चित ताप पर निश्चित समय तक दूध को गर्म व ठंडा करके उसके गुणों को बनाए रखना, क्रीम और खाद्य गुणों को बनाए रखना। अब इसका एक तो था निम्न ताप और अधिक समय, दूसरा बिंदु है उच्च ताप और अल्प समय विधि। ताप क्या हो? उच्च हो, और समय विधि क्या होगी? निम्न होगी। इस विधि का दूसरा नाम है सतत पाश्चुरीकरण, क्योंकि इसमें दूध को लगातार क्या होता है? बहता रहता है और 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके 15 सेकंड तक उसको स्थिर रखते हैं एक तापमान पर 15 सेकंड तक, और तुरंत ही फिर 5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान कम करके और इसको ठंडा किया जाता है। पाश्चुरीकरण के 6 भाग हैं। मशीन है जिसमें ये क्रिया की जाती है, तो इसके 6 भाग हैं। ये मशीन मैंने पहले भी आपको डाल दी है ताकि आप ढंग से उसको देख सको और पाश्चुरीकरण के बारे में पढ़ सको। थोड़ा मैटर भी डाला था। अभी पहला भाग है इसका पुनर्जनन या रीजनरेटिव सेक्शन। दूसरा है फ्लोट कंट्रोल टैंक और फ्लो कंट्रोल वाल्व, यानी फ्लो कंट्रोल टैंक है जिसमें से दूध बहता है, उस टैंक में हम डालते हैं तो फ्लो कंट्रोल है, उसका बहने की जो गति है उस पर कंट्रोल होगा। और किसके द्वारा होगा वो कंट्रोल? एक वाल्व है जिसको फ्लो कंट्रोल वाल्व कहते हैं। फ्लो कंट्रोल वाल्व, उसकी सहायता से क्या करेंगे अपन? इसको वो कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे। तो ये 2 भाग हमने पढ़ लिए। पहला तो है पुनर्जनन भाग, दूसरा है फ्लोट कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल वाल्व। फ्लोट कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। फ्लो तो है वाल्व का और फ्लोट है टैंक का। अब तीसरा भाग है इसका, तीसरा भाग है गर्म करने वाला भाग, हीटिंग सेक्शन। और उस हीटिंग सेक्शन में क्या लगा हुआ है? उसमें फिल्टर भी लगा हुआ है, यानी छन्ने की क्रिया भी अपने आप होगी, छन्नने का काम भी हो जाएगा। चौथा भाग है धारण भाग। चौथा भाग कौन सा है? धारण भाग। चौथा भाग है आपका धारण भाग। तो ये तीसरा तो है गर्म करने वाला भाग और चौथा है धारण भाग, होल्डिंग ट्यूब। फिर है फ्लो डाइवर्जन वाल्व। डाइवर्जन का मतलब है वापस नहीं बहने देना, एक ही दिशा में बहने देना। तो ऐसा एक वाल्व है जो दूध को वापस जिधर से आकर बह रहा है उधर नहीं जाने देता, बल्कि आगे की ओर ही जाने देता है। और छठा भाग है शीतलन भाग या कूलिंग सेक्शन। शीतलन या कूलिंग। सबसे पहले कच्चे दूध को संग्रह कक्ष से मशीन के पुनर्जनन भाग में भेजा जाता है। दूध के बहाव को समान रखने के लिए फ्लो कंट्रोल वाल्व और टैंक की सतह को समान रखने के लिए फ्लोर वाल्व होता है। फ्लोर वाल्व। पुनर्जनन भाग में 2 ट्यूब एक दूसरे के अंदर होती हैं। अंदर वाली ट्यूब में तो पाश्चुरीकरण दूध बाहर निकलेगा अंदर वाली ट्यूब से। इसके साथ इन दोनों ट्यूब के बीच में जो रिक्त स्थान रहता है उसमें से कच्चा दूध बहता है। 2 ट्यूब हैं, एक अंदर और एक बाहर, तो दोनों ट्यूबों के बीच के अस्तर में से तो क्या बहेगा? दूध। और बीच वाली जो ट्यूब है उसमें से क्या निकलेगा? पाश्चुरीकरण का दूध बाहर निकलेगा।
इसमें से कच्चा दूध बहता है और पाश्चुरीकरण यंत्र में जाता है। इन दोनों प्रकार के दूधों के साथ साथ बहने से दोनों को ही समान लाभ होता है। अर्थात पाश्चुरीकरण कच्चा दूध कुछ गर्म हो जाता है, इसलिए पाश्चुरीकरण दूध को ठंडा करने में कम शीतल कारक और मामूली गर्म हुए दूध को पाश्चुरीकरण करने में कम ताप की आवश्यकता होगी। यानी एक दूध ठंडा है, दूसरा गर्म है, तो गर्म वाले से ठंडा ले लेगा और ठंडे वाला उसकी गर्मी ले लेगा, तो समताप बनेगा लगभग। तो गर्म करने वाले में तो कम ताप करना पड़ेगा और ठंडे करने वाले में भी कम शीतलन करना पड़ेगा। मामूली गर्म हुए दूध को पाश्चुरीकरण करने के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। पुनर्जनन भाग के बाद दूध छनने के लिए छन्ने में या स्वच्छक के लिए स्वच्छन्न में प्रवेश करता है और उसके बाद दूध अंतिम बार गर्म होने के लिए तापक में चला जाता है। हीटर जैसा है वो गर्म करता है, जहाँ से ये पाश्चुरीकृत दूध एक उल्टा प्रवाह वाल्व में से बाहर निकलता है। और ये उल्टा प्रवाह जो वाल्व है, ये मुख्य कार्य इसका ये है कि पाश्चुरीकरण हुए दूध को ये वापस मशीन में भेजता है। पाश्चुरीकृत नहीं हुए को बाहर निकालता है, नहीं हुए को मशीन में भेजता है। दूध तापकों से निकल कर के दूध कहाँ जाता है? अब दूध तापकों से निकल कर ठंडा होने के लिए शीतकों में चला जाएगा और वहाँ से ठंडा होने के बाद बेचने के लिए शहर भेज दिया जाता है। अब है पाश्चुरीकरण के लाभ क्या हैं? पहला लाभ है अधिक दूध के लिए ये मशीन या पाश्चुरीकरण की विधि है, ये अति उत्तम है। क्या है? अति उत्तम है। दूसरा है कम समय लगता है। ऐसी मशीन से पाश्चुरीकरण करने में कम समय लगता है। क्या लगता है? कम समय लगता है। संपूर्ण प्रक्रिया एक ही मशीन से पूरी हो जाती है। सारे काम एक में ही होंगे, गर्म करना, छनना, ठंडा होना। फिर है श्रम व व्यय भी कम लगता है। रीजनरेशन से गर्म भाग के तापक्रम को कच्चे दूध को गर्म करने में काम में लेते हैं और ऊष्मा का आधा उपयोगी होता है। ऊष्मा का मतलब उपयोग अच्छा हो जाता है। यहाँ कम जगह की आवश्यकता होती है। अन्य विधियों की अपेक्षा इसमें लगभग सभी थर्मोफिलिक जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। गर्म के कारण जो ताप को सहन नहीं कर पाते, ऐसे जीवाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। बड़े दुग्ध व्यवसाय के लिए ये मशीन उपयोगी है। ज़्यादा मात्रा में दूध का कोई बड़ा धंधा करना चाहता है तो उसके लिए ये विधि क्या है? अच्छी मानी जाती है। उसके बाद है निर्जमीकरण। ये भी व्यापारिक रूप से निर्जमीकरण से तात्पर्य दूध को 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से 211 फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं, आधे घंटे तक। यद्यपि इस दूध में जीवाणुओं की संख्या बहुत कम होती है तथा बहुत अधिक समय तक ठंडी अवस्था में रखा जाता है। क्या करेंगे? पहले दूध को विधि है स्वच्छ किया जाएगा, छाना जाएगा। स्वच्छ करने के लिए दूध को पहले 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 120 डिग्री तापक्रम पर गर्म करना पड़ता है। इसके बाद दूध को समरूप तरल बनाने के लिए इसको 150 से 160 तापक्रम तक गर्म करते हैं। समरूप का मतलब पूरा हर उसके कण हैं वो या उसका स्तर है वो एक जैसा हो, ये नहीं कहीं पतला है कहीं गाढ़ा है। छानने के बाद सममांगीकरण यंत्र से 2000 से 2500 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दाब डालेंगे और दाब डालकर इसको निकालेंगे। तो ये क्रिया 160 फ़ारेनहाइट पे करेंगे, जिससे दूध की वसा की गोलिकाएं हैं वो छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाएंगी और क्रीम लेयर के रूप में दूध के ऊपर प्रकट नहीं होंगी। यानी दूध की मलाई के रूप में ऊपर नहीं आएंगी, बल्कि उस दूध में ही कण के रूप में घुली रहेंगी या छितराई रहेंगी, तथा क्रीम लेयर के रूप में दूध के ऊपर प्रकट नहीं होगी। इसके बाद निर्जमीकृत कूपियों में भरकर, ऐसी कूपियाँ जो जीवाणु जिनमें नहीं है या जीवाणुओं को मार देंगी, सील करके
इनको 1 घंटे के लिए टैंक जिसमें 212 फ़ारेनहाइट से 230 फ़ारेनहाइट तापक्रम का पानी भरा रहता है, उस टैंक में इन कूपियों को डुबा देते हैं और फिर बोतलों में भर करके इसको ठंडा करके बाहर भेज दिया जाता है या थैलियों में पैकिंग कर ली जाती है। फिर है समांगीकरण। क्या है? समांगीकरण, निर्जमीकरण, समांगीकरण। अब समांगीकरण में ये दूध की वह प्रक्रिया है जिसमें यांत्रिक विधि से यानी यंत्र से ही दूध की वसा गोलिकाओं तथा वसा की सीरम का एक समान आकार वाले छोटे छोटे कणों में उसको विभाजित कर देंगे, जिससे दूध को संग्रह करते समय उसके ऊपर मलाई इकट्ठी ना हो या वसा की लेयर ना बने, वसा की लेयर इकट्ठी ना हो और सारे दूध में समान रूप से उपस्थित रह सके ये वसा कणिकाएँ। इस क्रिया को समांगीकरण यंत्र द्वारा अधिक दबाव पर दूध को संचालित करके पूरा किया जाता है। अब है दूध की गुणवत्ता का परीक्षण। दूध गुणवत्ता का कोई विकल्प नहीं है, यानी किसी भी पशु का दूध है वो गुणवत्तापूर्ण हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। वो उसके ब्यांत पे, उसके खाद्य पदार्थ पे, उसके ब्यांत की समय अवधि पे, सब पे निर्भर करता है। ये पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो आवश्यकता और अनिवार्यता ये है कि दूध व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण कारक है दूध की गुणवत्ता का परीक्षण। आजकल क्रीम वाले दूध के ज़्यादा पैसे देते हैं और वो अपना गुणवत्ता नापते हैं और उसके हिसाब से उसको लीटर के पैसे मिलते हैं। जिसमें वसा कण ज़्यादा पाए जाएंगे ज़्यादा रुपए मिलेंगे, जिसको कम पाए जाएंगे वहाँ कम मिलेंगे। दूध का परीक्षण उसकी शुद्धता जांचने के लिए किया जाता है, इसलिए इन परीक्षणों को गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण। गुणवत्ता परीक्षण दूध उत्पादन एवं दूध संसाधन 2 स्तरों पर करते हैं। क्या करते हैं? दूध उत्पादन और दूध संसाधन। अब दूध उत्पादन स्तर पर और संसाधन स्तर पर दोनों पे है। तो सबसे पहले है संक्रामक रोगों से। उत्पादन स्तर पे हम ये पता करेंगे कि कोई भी पशु जिसका दूध पशुपालक काम में ले रहा है वो पशु रोगग्रसित तो नहीं है। उनके दूध का उपयोग अगर रोगग्रसित है तो नहीं करेंगे। थनैला रोगों से ग्रस्त पशुओं के समूह से पृथक करके उनके दूध को उपयोग अथवा विपणन के लिए बेचने के लिए काम में नहीं लेंगे। ताज़ा दूध का CDB परीक्षण करके दूध में खीस मिलावट का पता करके उसको भी अलग करते हैं कि ताज़ा दूध है वो ना मिलाएं, वरना सारा दूध फटने का डर रहता है। दूसरा है संसाधन स्तर पर। डेयरी संयंत्र पर दूध को संसाधित करने से पहले उसकी शुद्धता और ताजेपन की जांच करते हैं, उन्हें चबूतरा धय की अम्लता, हम यूँ कह सकते हैं कि ताज़ा होना चाहिए ये कि ताज़ा दूध की अम्लता 0.12 से लेकर के 0.18% होती है। जीवाणुओं द्वारा इसकी अम्लता बढ़कर 0.32 या इससे भी अधिक हो जाती है। 0.18 से ज़्यादा बढ़ जाएगी, कितनी? 3.2। इस अम्लता तथा खीस की मिलावट का पता करने के लिए ये परीक्षण करते हैं, यानी उसकी हम अम्लता नापते हैं तो पता लग जाता है कि या तो यह ज़्यादा देर का निकाला हुआ है या ताज़ा ब्याए हुए पशु का दूध है। इस अम्लता तथा खीस की मिलावट का पता करने के लिए हम ये परीक्षण करते हैं। एक परख नली में 15 से 20 मिलीलीटर दूध लेकर गर्म करते हैं। अगर दूध फट जाता है तो दूध या तो रखा हुआ है, खराब है, या खीस मिला हुआ है, या ताज़ा दूध देने वाली मतलब ब्यांत वाली पशु का दूध है। ऐसे दूध को फिर अलग करते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि ये अम्लता परीक्षण है, ये कैसे करते हैं। अम्लता परीक्षण।